जी नमस्कार। कथाकार और नृतत्व शास्त्री प्रबोध कुमार जी पर इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। हम इस बहाने उनके रचना संसार पर और उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित बातचीत कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों से, उन लोगों से जो किसी न किसी रूप में प्रबोध कुमार जी के साथ जुड़े रहे हैं और जो जुड़े नहीं भी रहे हैं वे उनकी रचनाओं के अध्येता रहे हैं। मित्रों, आज इस एकाग्र की यह चौथी कड़ी है और इसमें हमारे साथ बालेश्वर राय जी जुड़े हुए हैं। बालेश्वर जी पूर्व में भी हमारे यहाँ आ चुके हैं जब हम लोग अशोक सिकसरिया जी पर एकाग्र कर रहे थे। यह अच्छा लग रहा है कि वे आज प्रबोध कुमार जी पर जारी एकाग्र में भी हमारे बीच हैं। बालेश्वर राय मित्रों एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो अशोक सिकसरिया जी के साथ लंबे समय तक जुड़ी रही है। अशोक सिकसरिया जी के जीवन का जो एक इनसाइडर कहा जा सकता है जिस शख्स को, वह शख्स बालेश्वर राय है। और हम सभी अशोक सिकसरिया जी और प्रबोध कुमार जी की दोस्ती से भी परिचित हैं। ऐसे में एक इनसाइडर आज इस दोस्ती के उन कुछ रंगों को हमारे सामने रखेगा। इस बातचीत में वह जो संबंध है वह धड़केगा, वह संबंध सुवासित हो उठेगा आज की इस कड़ी में। ऐसे कई किस्से धड़कते हुए, महकते हुए बालेश्वर जी के पास हैं जो आज हम उन्हीं से सुनेंगे। तो आइए हम सीधे बालेश्वर राय जी के पास चलते हैं। बालेश्वर जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार नमस्कार। और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बेहद खास कड़ी में आप उन पक्षों को हमारे साथ साझा करें जिनके माध्यम से हम इन दो बड़ी विभूतियों को कुछ और बेहतर रूप में, कुछ और सघन रूप में जान सकेंगे। इन दोनों के संबंधों, इन दोनों की दोस्ती के आप एक बड़े गवाह रहे हैं, अरसे तक रहे हैं। ऐसे में आप जो भी बोलेंगे बड़ा खास होगा, लोग उन्हें सुनना चाहेंगे। हार्दिक स्वागत बालेश्वर जी। अर्पण जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमको ऐसे विभूति पर बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। सबसे बड़ी बात है जब प्रबोध जी का नाम आता है तो मैं अशोक जी के नाम के बिना प्रबोध जी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अशोक जी के माध्यम से ही प्रबोध जी को मैंने जाना है। सबसे पहले जब हमारे यहाँ 16 नंबर लौटसीना रोड में प्रबोध जी आए तो प्रबोध जी के लाने के लिए अशोक जी की आदत थी, जो किसी को लाने हावड़ा पहुंचते थे तो हमको बोल के गए, जो हमारे एक मित्र आ रहे हैं तो ऐसा करना, तुम थोड़ा घर का सफाई सुथरा कर दीजिएगा, क्योंकि उनके यहाँ तो चारों तरफ किताब ही किताबें रहती थी। और प्रबोध जी बहुत सफाई सुथरा वाले, उनका आदत है जो बहुत साफ सुथरा में रहते हैं, खुद भी साफ सुथरा रहते हैं। तो बोले ठीक है, कोशिश करता हूँ। तो उनके चारों तरफ जो किताबें बिखरी हुई थी अशोक जी के चारों तरफ, पलंग पर मैंने सहेज के रख दिया। बोला फेंकना मत, खाली सहेज देना। और वो तो प्रभु जी के छोड़ के दूसरे सज्जन के लिए तो चाहते भी नहीं थे मैं सहेजू किताब को ठीक ठाक करके रखूं। चूंकि प्रबोध जी बहुत साफ सुथरा पसंद करते थे, इसलिए उनको इसके लिए उन्होंने परमिशन मुझे दे दिया, जे ठीक करके कर दो। तो उनको लाने के लिए गए, राजधानी से आ रहे थे, राजधानी लेट थी उस दिन 2-3 घंटे, तो खा पी करके वहीं से कहीं से बाहर से आए। उनको लाने के लिए उनके जो छात्र आए एंथ्रोपोलॉजी के थे प्रोफेसर, तो उनके जो बहुत सारे छात्र होते थे, तो वहाँ वो लोग भी उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। साथ में वो घर आए लौटसीना रोड, तो प्रभु जी ढूकते ही, घर में घुसते ही कहते अशोक अशोक, तो अशोक जी को अशोक कहते थे। अशोक तुम्हारा घर तो आज बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। तो अशोक जी बोला ये बालेश्वर जी के कारण है। बालेश्वर जी हमारे, मैंने 5 मिनट में ये पूरे
हमारा परिचय या उनका परिचय करवा दिए। बालेश्वर जी हमारे यहाँ 1.5-2 वर्ष से रहते हैं, भारतीय भाषा परिषद में पुस्तकालय में काम करते हैं और उन्हीं के साथ हम खाते पीते हैं, वही सब कुछ करते हैं। प्रभु जी के बारे में बोले, पहले तो देखने से लगा, एक बार तो लगा जो कोई विदेशी हैं, क्योंकि गोरे चिड्डे कद काठी उसी तरह का उनका था व्यक्तित्व। और बहुत धीरे से अशोक जी को कान में कुछ बोले, मुझे ठीक ठीक समझ में भी नहीं आया, रुक रुक के बोलते थे, उनकी आदत थी, बहुत माध्यम से धीमे से बोलते थे। तो अशोक जी ने कहा ये मेरे खास मित्रों में से है और इस वक्त गुड़गांव में रहते हैं और उनका जो है सो ये एंथ्रोपोलॉजी में प्रोफेसर हैं और उनका मैंने 5 मिनट में जो उनका व्यक्तित्व के बारे में अशोक जी सामने रख दिए। बोले ठीक है, प्रणाम पाती हुए अशोक जी थोड़ी ही देर में बाथरूम गए। उनको पता था जो अशोक जब बाथरूम जाते हैं तो देर लगती है उनको। इस बीच में हमसे उन्होंने कहा जो कि आपको यहाँ कितने दिन हुआ है, हमसे पूछने लगे। तो हम भी अपना बताए जो हमको इतना दिन हुआ है, हम जो है उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं का खाना वाना बनाते हैं, उन्हीं के देखभाल करते हैं और ऑफिस भी जाते हैं। हम क्या देखभाल करते हो, तो हमारा ही देखभाल करते हैं। आए थे उनको देखभाल करने के लिए, तो वो तो हमारा ही देखभाल करते हैं। हमको पता नहीं था अशोक जी का स्वभाव और प्रभु जी का स्वभाव दोनों का बराबर है। माने जिस स्वभाव के अशोक जी थे उसी स्वभाव के प्रबोध जी भी थे। उनके यहाँ भी एक बेबी हलदार बोल के एक लड़की रहती थी। जैसे प्रबोध जी ने कहा हमसे, जब अशोक जी से जब परिचय हुआ तो अशोक जी ने कहा जो आप क्या करते हैं, कितना पैसा मिलता है, सब इनको बताया। उसी तरह वहाँ एक महिला उनको मिली जो काम करने वाली, जो भाई पूछे जो तुम्हारा पति क्या करता है, सब कुछ पूछने के बाद उनको उन पर दया आगे बोले काम करो, तुम अब यहाँ नहीं जाओगे, यहीं रहो। और उनका सारा कुछ जिस तरह मेरे साथ अशोक जी का बर्ताव था उसी तरह प्रबोध जी, बेबी हलदार महिला थी, उनके साथ उनका तुम लिखो। जैसे अशोक जी की आदत थी, जो एक डायरी देते थे, पेन देते थे, बोलते थे उस पर आप लिखिए क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या आप के मन में आता है, सब कुछ लिख डालिए। तो मुझे याद आ गई बेबी हलदार के बारे में भी प्रबोध जी उसी तरह हमारी तरह ही उनको भी ऐसा ही किया था, जो एक कलम दिए, पेन दिए, जो बेबी तुम लिखो इस पर, तुम क्या सोचते हैं, तुम्हारे साथ क्या क्या घटना घटी है, सब लिख डालो। और लिखते, जब लिखने के प्रक्रिया में जब बाद में पढ़ा गया तो देखा जिस तरह मुझे अशोक जी ने कहा रहे आप तो कमाल करते हैं, आप तो बहुत कुछ लिखते हैं, आप लिखिए, आप लिख सकते हैं। उसी तरह जो है बेबी हलदार को भी प्रबोध जी आगे बढ़ाने के लिए सांत्वना देते रहे, जो नहीं आप लिखो, प्रोत्साहित करते रहे, जो नहीं आप लिख सकते हो लिखो। और इसका ये हुआ जो बांग्ला मूल भाषा से पहले हिंदी में उनकी किताबें छप गई बेबी हलदार की। तो जब मेरे लाइफ में अशोक जी, प्रबोध जी आए तो एक गार्जियन के रूप में अशोक जी के ही तरह, बालेश्वर जी आप लिखिए। मैंने कहा पुस्तकालय में बहुत कम पैसा मिलता है, काम छोड़ देंगे। बोला बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ये आपका सौभाग्य है। और अशोक जी जैसे मनीषी के साथ आप रहते हैं और पुस्तकालय में आप काम करते हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो ऐसा आपको दोनों चीज एक साथ मिली है। अशोक जी भी मिला। अशोक जी को जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ते रहना होगा, तभी आप अशोक जी को पूरी तरह जान सकते हैं, अथवा नहीं। पता नहीं, मुझे इस वक्त तो समझ में बहुत नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो कहा, इनका बीज वाक्य मुझे आज समझ में आती है। अगर वो उनके रहते हुए या अशोक जी के रहते हुए अगर मैं ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई करता, थोड़ा सा भी समय निकाल के कुछ करता, तो शायद मेरी दुनिया आज दूसरी होती। बहरहाल जो भी हो, तो ये प्रबोध जी और अशोक जी दोनों में एक रूपता थी, पहनावे में, सोच में, विचार में। दयालु किस्म के वो भी थे, जो किसी को से दुख देखा नहीं जाता था। तो मैं समझता हूँ प्रबोध जी का होना, माने इतने बड़े आदमी किस तरह सिंपल रूप में रहते थे। जब इनकी कोई प्रशंसा करे तो अरे 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 नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने को कभी भी महान समझने की कोशिश इन्होंने, प्रबोध जी ने नहीं किया। जो हम लोग करते रहते हैं, जो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम ये हैं वो हैं, लेकिन प्रबोध जी में कभी भी इस तरह की बातें नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी इतनी अच्छी अच्छी कहानी थी। एक पांडुलिपि हमको याद है, बोला तुम छपाओ प्रबोध, बोला नहीं नहीं हम छपाएंगे। बोले तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है तो हमको दो।
तो बोला 2-4 होगा पढ़ने के लिए मैं तुमको दे सकता हूँ। तो फिर उन्होंने प्रबोध जी ने पांडुलिपि भेजा अशोक जी के पास। अशोक जी हमको बोला जी पढ़िए, अक्षर तो इनकी मोती के तरह होते थे। माने किसी ने मुझे कहा था, मैं सुन रखा था, जो अक्षर जिनका सुंदर होगा वो मन से भी विचार से भी उनके सुलझे हुए व्यक्तित्व है, तो वो सही उनके साथ तो ऐसा ही मिलता था। इनकी कुछ कहानियां मुझे जहां तक याद है, आखेट, निरी, कई तरह की पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। उस समय उतनी समझ में भी नहीं आते थे। अशोक जी बोले जो तुमको जो समझ में नहीं आए तो बात पूछना, हमको बता देंगे, समझा देंगे। तो अशोक जी प्रबोध जी कुछ भी भेजते थे तो मुझे पढ़ाते, या निरंतर जब प्रबोध जी से मेरा परिचय हुआ, जब वो दिल्ली गए तो अशोक जी के चिट्ठी में मुझे भी चिट्ठी लिखते थे, बालेश्वर जी आप लाइब्रेरी में काम मत छोड़िएगा, आप पढ़ते रहिएगा, हैं, एकदम अशोक जी को कभी छोड़िएगा नहीं। अशोक जी जब तक रहे आप उनके साथ रह करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन खैर छोड़ा तो नहीं उनके रहते हुए हमने, हटा नहीं, लेकिन आलस्य के कारण मैं बहुत उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाया, या क्या पता मेरे उस तरह से नहीं ले पाया। तो आज इसके लिए मुझे अफसोस जरूर है। तो प्रबोध जी कभी भी उनको माने एक दूसरे को हरदम बढ़ाने के चक्कर में था। कभी चल जाते संजय जी आपके यहाँ कचरा पर, उनको अच्छा नहीं लगता था कलकत्ता में, तो ठीक है कचरा पर आ जाएंगे, वहां थोड़े दिन रह के आएंगे। जब भी आए तो कलकत्ता में उनको रहने का भी मन था। एक बार मुझे बोला बालेश्वर जी थोड़े सस्ते में कोई फ्लैट मिले तो मेरे लिए आप कोई व्यवस्था कर दीजिए। हम मिल क्यों नहीं जाएगा, लेकिन आप तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ लेके क्या करेंगे। बोला यहाँ आहे बगाहे गाहे आना जाना रहता है, तो मुझे यहाँ आके मैं रुकूंगा, मुझे अच्छा लगता है कलकत्ता। हाँ, तो इनको बंगाली बहुत पसंद था, बांग्ला भाषा भी, बांग्ला साहित्य भी। हमको कहते थे रविन्द्रनाथ को पढ़िए, शरदचंद्र को पढ़िए, माहेश्वता देवी को पढ़िए, तस्लीमा को, समय तस्लीमा का लज्जा उपन्यास आया था, बोला इनको आप जरूर पढ़िएगा। तो जो उनको अच्छा लगता था चिट्ठी में भी बोलता था जो पढ़िए। साहित्य के बारे में ये दूसरे को हरदम प्रमोट करते रहते थे, जो आप ये पढ़िए, वो पढ़िए, आप ये छपाइए, आप लिखते रहिए, हम लोग ये करेंगे। लेकिन खुद के अपने बारे में उनको ये नहीं था जो मैं अपना संग्रह निकालूं। जबरदस्ती जो है संजय भारती और अशोक जी, इनका संग्रह रोशना प्रकाशन से 2 ठो निकला, वो भी जबरदस्ती, नहीं तो इनके तैयार नहीं थे, किसी भी हालत में तैयार नहीं थे जो हमारा प्रकाशन, हमारे पुस्तक का प्रकाशन हो या ये नहीं हो। बार बार अशोक, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जब बेबी हवलदार लिख रही थी, बेबी हवलदार, उस समय अशोक जी से उनका परिचय करवा दिया। बेबी हवलदार को ये जेठू लगेंगे, खुद भी जेठू जेठू कहती थी। कोई भी कुछ लिखे तो पहले अशोक जी के माध्यम से प्रबोध जी अशोक जी को भेज देते थे। और उस समय फोन बहुत लैंडलाइन, पहले तो अशोक जी के यहाँ फोन ही नहीं था, बाद में फोन आया तो प्रबोध जी के साथ उनका 1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत होती थी। 200, 150, 250 रुपया खत्म करके आते थे उस समय। तो मैं कहता भी था जो इतना आप बात करते। बाद में उनके यहाँ फोन आया, फोन पर भी रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात तक वो बातें करते थे। उनसे जो बात होती थी वो संजय भारती को भी बाद में बताते रहते थे, जो आज प्रबोध जी से ये बात हुई, प्रबोध जी से ये बात हुई, बेबी ये कर रहे हैं। तो अशोक जी कहते थे बेबी को तुम बताते रहो, तुम्हारी बात सुनेगी, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो बेबी प्रबोध जी की भी बात बहुत सुनती थी। और तो निरंतर जो है अशोक जी के बिना प्रबोध जी लगता था एकदम ये है, जब तक बात नहीं कर ले तब तक उनको तृप्ति नहीं मिलती थी, शांत नहीं मन होता था। मुझे याद है मैं कहता भी रहता इतना कहीं बात करते हैं फोन पर, जबकि उस समय फोन बहुत ही महंगा था, माने साधारण लोगों के लिए मुश्किल में था, आज की तरह नहीं। तो निरंतर जो है लोगों को प्रबोध जी, अशोक जी लिखने के लिए प्रेरित करना, या ये करना, आप ये करो। इनके छात्रा लोग आते थे तो अशोक जी के पास ले आते थे, ये हमारी छात्रा है, बहुत प्रतिभा वाले हैं, उनको लोगों को भी कहता था तुम बंगला में लिखो, अशोक जी से उसका परिचय करवा देना। कई का संबंध माने परिचय अशोक जी से आता था, अशोक जी को भी अपने दुख में सुख में दुख सुख सुना के जाते। अशोक जी तो सबका दुख सुख सुनने वाले व्यक्ति थे। इस तरह से अपनापन
वो बढ़ा लेते थे, जो मुझे लगता था कैसे कैसे इस संसार में लोग हैं, मुझे तो उतना समझ में नहीं था, लेकिन ये आश्चर्य लगता था जो कि किस तरह इतने कम दिनों में किस तरह से माने संबंध होता है, दोस्ती होता है। मुझे जानकर तो अभी लगता है जो क्या पता नहीं ऐसे करना आज के युग में संभव, तो धोखा बहुत लोगों से मिल जाता है जब ऐसे करो, लेकिन उन लोगों में कभी भी इस तरह की निगेटिव नहीं देखते थे, हमेशा पॉजिटिव देखने की कोशिश करते थे। अशोक जी या प्रबोध जी, तो मैं अपने दो गार्जियन समझते थे, एक तो प्रबोध जी को और अशोक जी को भी। अशोक जी हमारे मैं किस तरह बढ़ूं तो प्रबोध जी को कहता तुम बालेश्वर को थोड़ा लिखने पढ़ने के लिए कहो, तुम्हारी बात सुनता है। चिट्ठी में भी ये आता था बालेश्वर जी आप लिखते पढ़ते रहिए, छोड़िएगा मत। हमेशा मुझे प्रेरणा मिलती थी प्रबोध जी से। प्रबोध जी, मैंने कहा जो प्रबोध जी आप एक बार मुझे उनके नाम पर आजकल के जो है, जैसे वो लिखते थे प्रबोध कुमार, मैंने कहा आप तो प्रबोध कुमार श्रीवास्तव है तो अपने आगे श्रीवास्तव क्यों नहीं लगाता है। बोला ठीक है क्या होगा, हम लोग ये तो हमको जहाँ तक ये है जो लोग जाति छिपाता है इसलिए बोलते हैं जो हम ये, बोला नहीं ऐसी बात नहीं है। और अभी जनगणना जो है जाति जनगणना हमारे देश में हो रही है, तो मुझे लग रहा है प्रभु जी जैसे लोग जातीयता को खत्म करना चाहते थे, जो नहीं हम अधूरा नाम लिख करके ये नहीं करेंगे। अब सरकार की तरफ से जब ये हो रही है तो मुझे भी याद आ रही है प्रभु जी की बात, जो अभी अमुक जात तो पता नहीं, ये मुझे लग रहा है ये जातीयता का सर्वे करा करके पता नहीं वो कितना लाभकारी है। मुझे लग रहा है उसमें तो और जातीयता का वातावरण खराब होगा, दूषित होगा समाज में, और पॉलिटिक्स होगा। तो ये प्रबोध जी के, लेकिन ये उस समय वो जानते थे ये जातीयता खत्म करना है, इसीलिए प्रबोध कुमार ही काम चलाते थे, कभी भी श्रीवास्तव उनके आगे नहीं लगा। दफ्तर में वो काम काज उसमें लिखते थे कि नहीं, मुझे ठीक पता नहीं, वहाँ लिखते भी होंगे श्रीवास्तव, लेकिन अपने आम जीवन में व्यवहार में कभी भी किसी को अपना परिचय देते थे उनका अपना प्रबोध कुमार, इस तरह से काम चलाते थे। कभी भी नाम के पीछे या हमारा नाम हो, हम बड़े लोगों में जैसे इनका प्रेमचंद जी के परिवार से जुड़े हुए हैं, प्रेमचंद के बेटी का बेटा है, तो इस तरह का कभी भी वो नहीं कहते थे जो मैं अपना बहुत मेरा इस तरह से मैं इस परिवार के हूँ व ऐसा करता हूँ। तो मुझे प्रबोध जी आज बहुत ही याद आ रहे हैं ऐसे वक्त में, जो जब वो नहीं है, अशोक जी भी नहीं है, प्रबोध जी भी नहीं है। तो प्रबोध जी मेरे घर के एक तरह का गार्जियन भी थे, दोस्त भी थे, समझाते रहते थे बालेश्वर जी ऐसे नहीं, ऐसे कभी कुछ होता था तो मैं उनको फ़ोन भी करता था। जब अशोक जी चले गए तो इतना फ़ोन करते थे, रोने लगते थे, मैं भी रोने लगता था उनसे, या अशोक जी नहीं आप कलकत्ता कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे। हमने क्यों, आप तो आप आइए, हम हैं, संजय भारती जी हैं, वहाँ भी रहिएगा, क्यों नहीं आएंगे। और उनको अलका जी भी हैं, लेकिन वो रोना शुरू करते थे तो रोते रह जाते। बाद में एक दिन खबर मिली प्रभा जी से, जे प्रभा प्रसाद इनके बहन शायद लगेंगे, जो प्रबोध जी का ऐसा हो गया, प्रबोध जी नहीं रहे। हमने क्यों, तो पता नहीं, पता चला है उनके परिवार के कोई लोग नहीं है इधर, ये वृद्धा आश्रम में मरे हैं। मुझे सुन के इतना दुख हुआ, इतने अच्छे लोगों को ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अंतिम समय में इनके साथ इतना खराब स्थिति से उन्होंने गया, जो अपना कोई नहीं, उनकी पत्नी भी नहीं था, बेटा भी नहीं था, और पता चला मुझे जो वृद्धा आश्रम के जो लोग हैं वही उनके दाह संस्कार में ही शामिल हुआ। तो मुझे ये खबर सुन के 7-8-10 दिनों तक तो मैं बहुत मर्माहत रहा, बहुत दुखी रहा, ऐसे इतने अच्छे व्यक्ति के साथ इस तरह का कैसे भगवान ऐसे किए हैं। लेकिन होनी है, होनी को कौन रोक सकता है। प्रबोध जी का बेटा एक नागार्जुन श्रीवास्तव यहाँ कलकत्ता से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो रैगिंग के डर से वो यहीं अशोक जी के यहाँ ही 16 नंबर लॉर्ड सिन्हा रोड में रहता था, मैं ही खाना वाना खिलाता पिलाता था उनको भी, हमारे साथ उनको बहुत अच्छी दोस्ती जैसे बन गई थी। वो बहुत कम बोलते थे, तो अशोक जी को बहुत, एक बार वो बीमार पड़ा नागार्जुन श्रीवास्तव, तो बोलना ही नहीं चाहता था किसी से, मलेरिया हो गई थी तो बोल रहे थे
बुलाते तो नहीं बोलते, तो बहुत घबरा गए। बाद में प्रभु जी को फोन किया, एलेसिया को फोन किया। एलेसिया जी उस समय उनकी माँ वहाँ थी। तो फिर जो है वो बाद में जब इंडिया आई तो फिर कोलकाता भी आए। प्रबोध जी को बुलाया गया। प्रबोध जी बोला, देखो ये तो बोलता उलता नहीं। बोला, देखो ये हम लोग का स्वभाव का है, घर में भी हम लोग जब रहते हैं तो बहुत कम ही बातचीत उनसे, हम लोगों में बहुत कम बातचीत होता है, बहुत अल्पभाषी है, वो बोलते कम ही है, तुम घबराओ मत, तो सब ठीक ठाक है। लेकिन अशोक जी को माना नहीं जाता था। बोल, नहीं प्रभु, तुम जो है जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है अर्जुन, तब तक तुम नहीं जाओगे। तो हुआ वही 7-8 दिन के बाद प्रबोध जी जब अर्जुन ठीक ठाक हो गया तो प्रबोध जी कलकत्ता से गए और कहा जी, तुम अशोक जी को कह के गए जो अशोक तुमको परेशान नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो, हम लोग का स्वभाव ही है, कम बोलते हैं, तुम नाहक में इतना परेशान हो जाते हो। बोला, नहीं हमारी तो आदत है, हमको रहा नहीं जाता है। देखो अर्जुन बीमार पड़ा, अलका जी को बुला लिए, हम अपने भतीजों को बुला लिए हैं, वो कुछ बोलता ही नहीं था, तो मैं कैसे नहीं घबराऊं, कुछ हो जाता तो मैं क्या बोलता। तो इस तरह का इनका स्वभाव था। और कमोबेश मुझे लगता था जो प्रबोध जी में भी वही स्वभाव था। थोड़ा भी कुछ हो गया तो तुरंत बोलते थे, हम ही को बोलते थे, बालेश्वर देखा सुस्त है तो क्या बात है बालेश्वर जी, क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे ठीक है, आपको ठीक करते हैं, चले जाते घूमने, चलिए थोड़ा घूम फिर के आते हैं। इस तरह का कभी ले जाते थे अपने साथ, घूम घाम के फिर आते थे। तो अशोक जी की तरह ये भी किसी को दुख उनसे देखा नहीं जाता था जो नहीं ये करें। उनके साहित्य के बारे में तो मैं बहुत नहीं बता सकता हूँ। उनका व्यवहार, इनकी जो किस तरह के उनके भीतर जो काम कर रहा होता है, एक मानवीय पक्ष होता है, ये तो अद्भुत था। मानवीय पक्ष किसी से सीखना होता तो प्रबोध जी इस मामले में मुझे लग रहा है बहुत ही महान थे, जो अपने लिए क्या, जिनको नहीं भी पहचानते थे उनके लिए भी वो इसी तरह से प्रयत्न करते थे। जो नहीं, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, जैसे शर्मिला आती थी, शर्मिला आप तुम लिखो, आप लिखते रहो, लिखना मत छोड़ना, हैं, कुछ बात हो तो हम लोग हैं, इस तरह का आश्वासन वो सभी को देते थे। और सभी से, जैसे अशोक जी सभी से लिखवाते रहते थे, प्रबोध जी भी सभी से लिखवाते रहते थे, निरंतर चिट्ठी लिख करके, क्या लिख रही हो, नया क्या कर रही हो, नया क्या हो रहा है। और उनमें जानने की जो जिज्ञासा थी वो तो प्रबल थी, जो बहुत कम लोगों में इस तरह का होता है। लोग आजकल तो अपने से मतलब रखता है, लेकिन उनमें इस तरह की बातें नहीं थी। अशोक जी की तरह वो भी जबरदस्ती किसी के कष्ट में घुस जाना, उनका कष्ट उनका बना लेना, तो उनके भी स्वभाव में भी, प्रबोध जी के भी स्वभाव जो था उसी तरह का था। प्रबोध जी बराबर कलकत्ता 3 महीने में, 4 महीने में, एक तो उनका बेटा भी वहाँ पढ़ता था, 2 साल पढ़ा, और उस बीच में बराबर आए। उसके बाद भी जब आते थे तो 15 दिन 10 दिन रह के ही जाते थे। हम तो करीब 10, 11, 12 बजे सो जाते थे, लेकिन अशोक जी और प्रबोध जी न जाने मैंने 15 दिनों में कितने कितने घंटे बातचीत करते रहते थे। और क्या क्या बातचीत होते थे, मुझे कभी कभी लगता है इतना क्या बात करते हैं इतने देर तक। लेकिन साहित्य पर, लोगों पर, मित्रों पर, राजनीति पर, माने सारी बातचीत माने होते रहते थे, जो कि कैसे लोगों की प्रवृत्ति है, अभी कहाँ कौन सा क्या लिखा जा रहा है, आज के क्या कहानी लिखी जा रही है, उपन्यास लिखा जा रहा है, सब कुछ इन लोगों को पता होता था। और कहते थे, दूसरे को भी सुझाव देते थे कि भाई तुम ये पढ़ लो, ये कहानी आई है, ये कविताएं पढ़ लो, ये तस्लीमा को पढ़ लो, ये शरद चंद्र को पढ़ो, शरद चंद्र की ये कहानी बहुत अच्छी थी। तो ये दोनों का काम माने बातचीत लोगों को बढ़ाने में मुझे बहुत समानता लगती थी, जो दोनों एक समान है। तो और बोलने में बहुत अल्पभाषी थी, बहुत कम बोलते थे प्रबोध जी, बहुत ही कम बोलते थे। जे अगर 2 बार 3 बार बुलाएंगे तो बोलेंगे, निरर्थक का बात चुपचाप सुनने का काम ज्यादा करते थे, चुपचाप सुनते थे, जे देखिए कौन क्या बोलते हैं, लास्ट में थोड़े बहुत बोलते थे। इनका एक बात मुझे
खाते समय जब वो खाते थे तो इनकी थाली में बिना धोए आप थाली को टांग देंगे, रख देंगे, तो किसी को समझ में नहीं आएगा उनके थाली में कोई खाया है। यानी किस तरह साफ करके सब्जियां, रोटियां, भात, दाल मैंने खाते थे, वो कल्पना नहीं कर सकते थे। कोई भी आदमी बोला थाली में कोई खा के उठा है तो मुझे लगता था जो कि कैसे किस तरह ये है। बोले देखो ये अन्न जो है हम लोगों को पेट भरता है, इसको तो साफ सुथरा करके खाने ही चाहिए। तो अशोक जी कहते थे, प्रभु जब मैं तुमको देखता हूँ इस तरह से खाते हुए तो अपने पर बहुत मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि अशोक जी से थाली कभी भी साफ सुथरा करके खाते नहीं थे। बोला हाँ ये तो तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, साफ सुथरा करके खाते नहीं हो, तो सबको इस तरह से खाते हो, साफ से खाना चाहिए। तो अन्न का जो आदर करना है, ये प्रबोध जी जैसे खाने में साफ सुथरा, बोलने में साफ सुथरा, सोचने में साफ सुथरा, हर चीज उनका अपने हिसाब से रखता था। कपड़े भी उस तरह से पहनते थे, दिखते भी उस तरह से, चलते भी ये नहीं जो हड़बड़ा के कोई काम किया, वैसा नहीं, एकदम अपने तरीके से अपने हर काम में एक रूपता था उनका। पढ़ना एकदम सब, उठना सवेरे, नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई करना। अक्षर के मामले में तो जब उनको इनकी चिट्ठी आती थी, मैं जब उनको लिखते हुए देखता था मुझे लगता था जो प्रभु जी तरह तरह क्यों नहीं लिख सकता। तो मैं अभ्यास करता रहता था, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हो पाया। उस समय भी इनके अक्षर देखे तो कईयों को जो देखा होगा उनका अक्षर तो ललायित होते होंगे अगर काश इस तरह लिख पाता। लेकिन किस तरह उनका हर कुछ, कपड़े लत्ते, जीवन, सब माने देख के लोगों को लगता होगा जो भाई किस तरह के व्यक्तित्व है उनका। इनके दोस्ती के मामले में तो पूछिए मत, कहाँ के नहीं। डेनमार्क से उनका एक दोस्त एक बार आए थे, तो आए तो अशोक जी पहले हम ही से उनकी मुलाकात हो गई, तो अंग्रेजी में बोलते थे, हिंदी उनको आती नहीं थी। अब मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उनको घर में बैठाया, पानी उन्हें दिया, चाय पिलाए, तब तक अशोक जी भी आ गए। तो ये 10-12 दिन अशोक जी के साथ वो भी रहे, उनसे बातचीत होते, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत सिंपल थे। बातचीत जब अशोक जी और जब बातचीत करते थे, मैं भी थोड़ी देर बैठ जाता था वहाँ, तो धीरे धीरे जो बोलते थे थोड़े बहुत समझ में आने लगे थे, किस तरह क्या बोलना चाहते हैं या क्या बोल रहे हैं। अशोक जी जब जब प्रबोध जी पहली बार आए तो मुझे तो उनके तरह डर गया था, जो भाई कहीं ये भी अंग्रेज माने जिस चेहरा मोहरा जिस तरह से था, मुझे लगा कोई विदेशी है, अमेरिकन है या, तो डर गया था जो यहाँ रहेंगे मैं कैसे उनसे संवाद करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये तो इतने सुंदर प्रस्कृत हिंदी बोलते थे जो अब उनका इस तरह का जब प्रेमचंद जी के ही परिवार में कैसे जो रिश्ता है तब क्या नहीं, ये भी ख्याल रखते थे। जो वो कहते थे आज हिंदी लोग ऐसे लिख रहे हैं जो एक पेज कोई शुद्ध नहीं लिख सकते हैं, इतनी इतनी गलतियां छोड़ देते हैं। तो ये अशोक जी को बोलते थे, कोई पढ़ते थे रचना, तो देखो अशोक इस पर निकालो तो कितनी गलतियां हैं। तो इस तरह से कभी कभी चुहलबाजी भी करते थे अशोक जी और प्रबोध जी, जो देखो एक पेज में कितनी कितनी गलतियां होती हैं। तो हम कहते थे जो भाई अगर गलतियां आप लोग लिख रहे हैं तो इस तरह से अगर आप कहने लगेंगे तो लिखना ही पढ़ना लोग छोड़ देगा। बोले नहीं मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक संपादक का तो दायित्व बनता है ना, जो जब लिखे तो उसको एडिट करके साफ साफ लिखे, सुंदर बने, हिज्जे ठीक कर दे, वो कर दे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखे, ठीक कर दे। तो एक संपादक तो कर सकता है, लेकिन वो छप रहा है तो छपते ही छोड़ देता है, तो इस मामले में तो ठीक नहीं है। तो इस तरह से वो आलोचना भी अगर किसी को करते थे तो करते थे अशोक जी के साथ। अशोक जी भी कहते थे हाँ हाँ ठीक है। तो हम कभी कभी मुझे लगता था जो लिखना कितना कठिन काम से, प्रबोध जी बोलते हैं कुछ नहीं, जब आप लिखने लगेगा तो लिखते लिखना आ जाएगा, आप काहे घबराते हैं, आप लिखिए तो सही, लिखिए तो सही। और आप हर बार चिट्ठी में हमको लिखते थे। हम जब एक बार लाइब्रेरी में बोले जब हम काम नहीं करेंगे पैसा कम मिलता है, तो हर बार चिट्ठी में लिखते थे एकदम मत छोड़िएगा, एकदम मत छोड़िएगा लाइब्रेरी को, एकदम मत छोड़िएगा।
मैंने इतना हमसे ज्यादा चिंतित वही हो गए था। मतलब इतना कम पैसा मिलता क्या, कैसे क्या करे? बोला नहीं, उसी में से कोई दूसरा तरीका ढूंढिए और थोड़ा सा। मतलब यहाँ लाइब्रेरी में क्या तरीका ढूंढा जा सकता है? बोला नहीं, आपको करना होगा वहीं रह के कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन आप लाइब्रेरी की नौकरी मत छोड़िएगा। क्या होगा, बहुत पैसे, आप इतनी अच्छी जगह हैं। तो खैर उनके तो एक तरह से मुझे लगा, मैं लाइब्रेरी से 41 वर्ष छोड़ कर सर्विस करने के बाद ही रिटायर हुआ। और ये इसमें इस प्रबोध जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। अगर क्या पता, मुझे लग रहा है अगर वो नहीं कहते, कहते हाँ हाँ थोड़ा बहुत कम पैसा देता, क्या पता मैं छोड़ भी सकता था। लेकिन छोड़ा नहीं। मुझे हमेशा प्रभु जी की बात याद रही, जो नहीं इन्होंने कहा लाइब्रेरी में रहिएगा, लाइब्रेरी से जुड़े रहिएगा, लाइब्रेरी मत छोड़िएगा। आपको लाइब्रेरी में काम करेगा तो आपके मनुष्यता हरदम बनी रहेगी, आप कभी मत छोड़िएगा। तो मुझे लगा जो ठीक है, हम करेंगे। तो रास्ता अशोक जी के साथ रहा तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ा। अशोक जी लाइब्रेरी में जो मिलता था, नहीं तो फिर वहाँ मुझे आना जाना अपना घर के तरह, सोलर में लॉर्ड सिन्हा लॉर्ड का अपना घर ही समझते थे हम। तो इसीलिए जब वो नहीं रहे तो भी लगा जो अब मुश्किल है, कैसे क्या होगा। लेकिन उनके आशीर्वाद से मेरा तब भी चलता रहा। प्रभु जी के बातें हमेशा दिमाग में रहती थी, लाइब्रेरी नहीं छोड़ना है, लाइब्रेरी में नहीं छोड़ूंगा, रिटायर होऊंगा तभी छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और मैं अपने ठीक समय पर ही जब रिटायर हुआ तो तभी छोड़ा लाइब्रेरी है। नहीं तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा जो नहीं सही कहते थे। और मुझे आज उनकी बात सोचता हूँ तो लगता है बिल्कुल सही बात थी। लाइब्रेरी में रह के जो जीवन को मैंने समझा है, स्याह सफेद क्या होता है, वो मुझे थोड़ी बहुत तो समझ में जरूर है। जो क्या सफेद स्याह क्या होता है। नहीं तो ये जीवन को मैं समझ नहीं पाता। हो सकता है पैसे में इससे ज्यादा जरूर कहीं कमा रहा होता, कुछ कर रहा होता, लेकिन जीवन को सब अधूरा, बहुत सारी चीजों में अधूरापन रह जाता। तो एक ऐसी जगह से रिटायर हुआ, लाइब्रेरी से। दूसरी, ऐसे लोगों के संगत में, ऐसे ऐसे लोगों के मुझे सानिध्य मिला, सहचर्य मिला, या बातें सुनने को मिला। मैं अपने को धन्य समझता हूँ, जो मैं बहुत सही में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रभु जी के आशीर्वाद से जो आप बहुत भाग्य वाले हैं, मुझे लगता है मैं सही में भाग्य वाले आज काम करते रहा, अशोक जी के साथ से जुड़ा रहा। उनके रहने के कारण आज जो मैं जो भी कुछ हूँ, अशोक जी का कृपा तो बहुत ही है। और अशोक जी के माध्यम से न जाने कितने कितने बड़े लोगों को, बड़े मतलब इस तरह से अच्छे लोगों को से, मेरा यहाँ धनी का सेंस नहीं है, मेरा ये है जो किस तरह जो विचार वाले, बुद्धि वाले, या मन के कितने साफ सुथरा लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो सोच के मैं अपने को बहुत धन्य मानता हूँ। और मुझे लगता है फिर अगर मेरा जीवन दोबारा हो तो ऐसे ही अशोक जी के साथ मिले, प्रभु जी जैसे लोगों को संगति मिले, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ जीवन को सही देख सकूंगा, अपने आकलन कर सकूंगा मैं क्या हूँ। इसमें मेरे जीवन में प्रभु जी का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो उनके बीज वाक्य है। मैं बीज वाक्य को उनका कभी छोड़ा नहीं, मुझे लगा नहीं यही सही कह रहे हैं। तो मुझे उन पर, और उनका जो अंतिम दिनों का जो बीता, उसको सोच के मुझे बहुत दुख भी होता है। लेकिन ये ईश्वर की यही इच्छा थी, तो इच्छा को कौन ये कर सकता है। आपने मुझे उन पर बुलाने के लिए बुलाया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी आपका हूँ अर्पण जी। बहुत बहुत प्रणाम। जी शुक्रिया बालेश्वर जी। और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, और आप जिस तरह से भावुक हुए, वे सभी घटनाएं हैं ही ऐसी कि किसी को भी भावुक कर दे। हमारे मित्र ब्रजेश मनी जी भी लिख रहे हैं कि बालेश्वर राय जी का वक्तव्य दिल को छू गया। उन्होंने अपनी ओर से यह कमेंट भी किया है कि इस कार्यक्रम को सुनते हुए वे
प्रबोध जी की कुछ पुस्तकों के ऑर्डर भी रोशनाई प्रकाशन को उन्होंने दिए हैं। वे लिखते हैं कि हिंदी पाठकों द्वारा प्रबोध जी को कम पढ़ा गया है। प्रबोध जी पर सभी एकाग्र, खासकर मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने प्रबोध जी का नाम सुना था, यह पता था कि वे प्रेमचंद के वंशज हैं। उनको पढ़ने के लिए किताबें ढूंढ रहा था। विरल चीजें आप लोगों ने उपलब्ध कराई इस एकाग्र की विभिन्न कड़ियों के द्वारा। शुक्रिया ब्रजेश मनी जी। हमारी ओर से यही कोशिश रहती है कि हम किसी शख्सियत को, किसी व्यक्तित्व को उसकी समग्रता में यहां पर ला सके, रख सके। बालेश्वर राय जी के पास तमाम ऐसे किस्से हैं जिनमें से कुछ एक की वानगी हमने यहां सुनी, क्योंकि कोई भी वक्तव्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इतने किस्से हैं कि वे आज चाह कर भी सारी बातें याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजें व्यक्ति भूलता ही है। हमारा हर वक्तव्य कहीं ना कहीं कुछ अधूरेपन के साथ ही समाप्त होता है। लेकिन बालेश्वर जी, मैं आपका संस्मरण भी पढ़ रहा था जो लम्ही में आपने लिखा है, और बहुत ही मन से लिखा है, जिस तन्मयता से और जिस भावेशमयता से अभी आप अपनी बात रख रहे हैं, उसमें आपने एक बड़े अच्छे प्रसंग की चर्चा की है, अंगूर के रस की। और हाँ, जब उसको थोड़ा सा जी हमारे जी मित्रों को बतलाइए। नहीं, ये एक दिन हम लोग बहुत थक गए थे, तो थक गए घूमते घूमते, तो कहाँ से उस समय इतनी बड़ी शीशी थी, पता नहीं आज तक मैं इस शीशी। तो हमको बोले जो बालेश्वर जी क्या कर रहे हैं, थोड़ा गिलास ले आइए। तो हम बोले गिलास लाता हूँ, तो थोड़े से ही दिए, तो बोला ये अंगूर का रस है, आप पीजिए। तो मैं रोटी भी बना रहा था, हल्का 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 चुस्की लेके पी भी रहा था। मुझे धीरे धीरे लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा भीतर से। एक तो मिठास भी थी, अंगूर के रस थी, तो और धीरे धीरे थोड़ा सा जब खाना बन गया, जब खाने पीने बैठे हम लोग तीनों जन, हम, अशोक जी और प्रबोध जी, जब खा रहे थे, तो मुझे थोड़ा हल्का हल्का सा थोड़ा लग रहा था, शायद लग रहा है शराब है ये। तो मैंने कहा जो क्या शराब थी क्या, मुझे जैसे जैसे नशा जैसे लगा। बोला ये शराब नहीं है, अंगूर का ही रस बना हुआ होता है, थोड़ा सा ये होगा, अच्छा लगता है कि बुरा होने लगता तो बहुत अच्छा। तो इच्छा हुई जो उनको पूछो, जो लिख दीजिए मुझे क्या है, लेकिन मैं साहस नहीं कर पाया उस समय। मुझे लगा जो कभी मैं फिर पूछूंगा, लेकिन कई बार सोचता रहा जो लिखवा लूंगा, लेकिन हम कभी पूछे नहीं उनसे। जो एक संकोच भी, या एक कहेगा जो अरे ये क्या ये करने लगा। तो इसलिए ये बात मन में हमेशा दबाए रखा, कभी मैं बोल नहीं पाया जो उसका क्या नाम था। ये पहली बार मुझे लगा जो उनके हाथ से पिया था, और अंतिम था जो इस तरह का मुझे इस अंगूर का रस का सेवन मैंने किया हो दोबारा। तो ये उनकी घटना थी। तो ये भाप लेते थे, जो थका हुआ है थोड़ा सा ये है, तो ये देगा। सही में मुझे लगाने लगा उस समय, जो बहुत ताजगी हो गई थी, जो अरे ये क्या। शुरू शुरू का दिन में था शायद होगा। तो फिर दोबारा उनके साथ और भी एक है लिए, एक आदमी बार भी बैठे भी थे, लेकिन वो जो अंगूर का रस वाला का मुझे कभी दोबारा पूछ नहीं पाया उनसे। जी बिल्कुल। और बस ऐसा ही है मनुष्य का असल में जीवन। मुझे बहुत बोलने की आदत नहीं है ना अर्पण जी, इसीलिए मैं बहुत कुछ समेट के बोल नहीं पाता हूँ। आप नहीं, फिर पूछेंगे भी। तो मैं एक एक करके सब जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जी जी समग्र रूप से बोलना मुझे थोड़ी से आदत जी नहीं है ऐसे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप जिस तरह से अपनी बात रखते आए, वह निश्चय ही हम सभी के हृदय के भीतर वे बातें उतरी हैं। और सिलसिलेवार ढंग से आपने इन दोनों ही शख्सियतों की जो मित्रता है, उनकी हाँ समानता है, उनके स्वभाव की, उन पर आपने बात जी की, कई उदाहरण भी दिए। हाँ, खास तौर से वह जो खाने वाला उदाहरण है कि जो एक साफ सफाई पसंद है, एक बहुत मानव बहुत शास्त्री जी, जो अन्न की इतनी इज्जत करता है, कितनी जी बड़ी जी बात है। या आप ही को लेकर वह चिंतित है, आपकी आर्थिक सुरक्षा चाहे वह जितनी ही राशि की हो, मगर प्रबोध जी का ध्यान उधर भी है। और दूसरी तरफ जो पुस्तकालय जहां आप नौकरी कर रहे हैं, भारतीय जी भाषा परिषद की,
या आप अशोक जी के यहाँ रह रहे हैं, अशोक सक्सेरिया जी के यहाँ, तो एक तरफ आपकी आर्थिक सुरक्षा जितनी भी और जिस सीमा तक, दूसरी तरफ आपको इस पूरे परिवेश में जिस तरह की एक सांस्कृतिक जो समृद्धि है जाने अनजाने, उससे भी आपका व्यक्तित्व बन रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आप आज एक बड़ा उदाहरण आप दे रहे थे, वह निजी उदाहरण है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको साझा करें। कई मित्रगण जानते हैं कि बालेश्वर जी के पुत्र की शादी है कुछ ही दिनों में, और शायद आप कल ही बिहार जाने वाले हैं, कल ही शायद जी जाने जी वाले जी हैं हाँ कोलकाता हाँ से। हाँ जी। तो एक बात अशोक सक्सेरिया जी की एक बच्चे के दिमाग में कैसे बैठ गई, जी वह बताइए। और मित्रों, वह बच्चा कोई और नहीं, बालेश्वर राय जी का ही बेटा है, जिसकी शादी हो रही है। तो हम इस घटना को भी अभी सुनते हैं, क्योंकि इससे व्यक्तित्व का प्रभाव कैसे पड़ता है, और वह प्रभाव बहुत बाद में चलकर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे रूपांतरित करता है, उसका भी एक उदाहरण है। तो मैं चाहूंगा बालेश्वर जी कि आप उसे साझा करें। जी। हाँ, जब रविंद्र छोटा था या पढ़ रहा था 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में, तो वो बोलता था तुम कभी विवाह करोगे तो दहेज नहीं लोगे, ये मुझे वचन दो। तो उस समय बच्चा था तो क्या बोलता, जब वो 11वीं में 12वीं में आया तब बोला जो अब तो तुम वचन दे सकते हो, तुम्हारे तो पिता, तुम्हारे बिहार में तो छोटे में शादी हो जाती है। तो वाह। बोले मैं छोटे में शादी नहीं करूँ, बोले मुझे वचन जो तुम दहेज नहीं लोगे। तो बड़ा ठीक है, कोशिश करूंगा, दहेज नहीं लूंगा, आपको मैं वचन देता हूँ। वो तो दे तो दिया, लेकिन अभी जब शादी की बात आई तो हमने कहा अरे तो इतना इतना दूर तुम शादी ठीक किया है, कर रहे हो, इतना बस में जाने में लगेगा, जो दहेज नहीं लेगा तो काम कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे। बोला दादाजी को हम वचन दिए हैं, ये हम निर्वाह करेंगे, आप प्लीज हमको मदद कीजिए, आपको हम बाद में कमा कमा दे देंगे, तो लेकिन हम दहेज नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे अच्छा लगा, हमने चलो एक आदमी को वचन दिया जो आज नहीं है, उसका तुम वचन का पालन करते हो, तो मुझे अच्छा भी लगता है। मैं भी दहेज विरोधी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अभाव में आदमी क्या कर सकता है, मेरे मन में भी अगर है तो अभाव के कारण ही है। लेकिन ठीक है, तुम नहीं ले रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहूंगा कि तुम जब दादाजी को वचन दियो तो उसको तोड़ो, निर्वाह करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसकी शादी 26 जनवरी को तय हुई है रांची में। तो बिहार, उसकी माँ बोली जो हम शादी बेटे को कलकत्ता से नहीं गांव से ही करना चाहते हैं। हमने चलो तुम्हारी इच्छा है गांव से करो, क्योंकि गांव में इतने कहाँ से लोग आएंगे, विध वाद होगा तो कैसे क्या होगा, तो गांव से ही हम करेंगे, हमारी इच्छा है। तो हम लोग भी तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो, नहीं तो हम कलकत्ता से ही शादी करने वाले थे, क्योंकि जितनी दूरी कलकत्ता से रांची है वही हमारे बिहार से भी थोड़ा सा ज्यादा हो तो हो। अब जैसे बस ठीक किए तो बस वाला 1,10,000 मांग रहा था आने जाने का, होते होते 81,000 में माना जो ठीक है हम छोड़ आएंगे। तो इस तरह से है। तो लेकिन ठीक है, दादाजी को वचन दिया है तो हम भी वचन क्यों बोलेंगे तोड़े, उसको वचन न टूटे, हम भी उसको मदद करेंगे इस मामले में। तो ये जी बिल्कुल इसका बिल्कुल, और ये बड़ा उदाहरण है बालेश्वर जी। एक बात और कि प्रमोद कुमार जी अपने पारिवारिक जो जीवन उनका जिस तरह का रहा, तो जी उसको लेकर, या प्रेमचंद के भी नाती हैं, नाती रहे, तो उन सब को लेकर, उस विरासत को लेकर, अपनी उस पृष्ठभूमि को लेकर कुछ बातचीत करते थे आपसे? हाँ करते थे, बोलते देखिए हमारी जो उनके एक माँ की टेप रिकॉर्डर माने बातें थी, वो सुन बातें थे जो देखिए इस किस तरह से ये बोलती हैं, इतनी उम्र में भी इनका गला कितना सुंदर और साफ, वो स्पष्ट रूप से वो हिंदी बोल रही हैं, या कितना सुंदर, इस उम्र में भी जरा भी लड़खड़ा नहीं है, माने उनकी आवाज में लड़खड़ाहट नहीं थी। तो बीच बीच में कहते थे। फिर उनके अशोक जी कहते थे नागार्जुन को, जो प्रेमचंद को तुमने कोई कहानी पढ़ी है क्या, तो नागार्जुन हाँ ना में कभी सिर हिलाता था, बोला देखो ये प्रेमचंद जी का, ये है प्रबोध श्रीवास्तव का बेटा, अरे प्रबोध तुम्हारा बेटा का तुम ये बनाए हुए जो प्रेमचंद जी का वंशज होकर के प्रेमचंद की, बोला नहीं नहीं पढ़ा है, एक आध पढ़ा है, तो बोला नहीं पढ़ा है तो पढ़ो,
तो अर्जुन बोला ठीक है, हम पढ़ेंगे जो नहीं पढ़े हैं। तो अशोक जी जो है उनको मान सरोवर का एक पाठ दिया, बोला जो नहीं पढ़े हो उसमें तो पढ़ना, कम से कम इतनी अपने पिता का इज्जत का तो तुम बंटाधार मत करो, तुम उसको पढ़ना। तो किताब तो ले लिया, पढ़ता भी था बीच बीच में। तो ये था आज के उनका। लेकिन इनको अपने माँ के प्रति बहुत ही ये स्नेह था, माँ का बहुत ख्याल रखते थे, माँ की चर्चा भी करते रहते थे। मैं यही सब बात होती थी। जी जी बिल्कुल। और संजय गौतम जी, आपको और आपके पूरे परिवार को आपके बेटे की शादी हो रही है, उसको लेकर बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। गौतम जी को तो गौतम जी का आभारी मैं इसलिए भी हूँ कि जब लम्ही में ये हुआ था, इन्होंने कहा जो बालेश्वर जी आप लिखिए, इनके कारण मैं 7-8 पेज 10 पेज लिख गया। तो विशेष में गौतम जी के कारण ही लिख पाया। और लिखते हुए किसी को समझना होता है, ऐसे तो लगता है क्या लिखूंगा। जब आदमी किसी पर ये होता है तो इतनी बातें मैं लिख सकता था, लिखने के बाद में मुझे पता चला अरे मैं इतना लिख उनके बारे में ये हो गया टुकड़े टुकड़े में। उसके बाद भी रह गया जो बहुत सारी बातें अभी कुछ हुआ है ही। इतने उनका स्नेह था हम पर। माने इतनी चिट्ठियां मैं लिखते थे, कोई ऐसी चिट्ठी नहीं होती थी जो अशोक जी ये प्रबोध जी हमारे बारे में नहीं पूछते थे। फोन पर भी जाते थे तो बोलते बालेश्वर ठीक है ना, तो उनको कहते थे बालेश्वर को ख्याल रखना, ये धीरे धीरे ये हो जाएगा, तुम जानते ही हो। हैं कभी इस तरह का ये नहीं, उसको थोड़ा सा पढ़ाना लिखाना। तो अशोक जी को क्या समझा, अशोक जी तो खुद ही चाहते थे जो पढ़े लिखे और उनसे दूसरों से कहलवाते थे जो इसको कहिए पढ़ेगा लिखेगा, हमारी बात सुनता नहीं है। जो जैसे हम भी कहते हैं हमारे बेटे कभी हमारी बात सुनता नहीं तो किसी को घर ले जाते हैं, किसी को कहते हैं जो आप कहिए रविंद्र अवनिंद्र नाम है रविंद्र, जो दोनों को पढ़े, हमारी बात सुनता नहीं है तो आप थोड़ा इसको कहिएगा, मोटिवेशन कीजिएगा तो शायद क्या पता आपके बात मान ले। तो इस तरह से अशोक जी का तो मेरे पर ऐसे ही रहता था। लेकिन बीच में प्रबोध जी, प्रयाग जी, ये सब सभी हमको हरदम ये कहते थे बालेश्वर जी आप ये लिखिए। प्रयाग जी का भी मुझ पर बहुत ही कृपा रहा। जब वो अखबार में रहते थे, कौन सा अभी याद मुझे नहीं आ रहा है, फेमिना बोल के था, तो उसमें भी लेख लिखवाया। जहां भी गए तब तक मुझे असाइनमेंट मिलता था, बालेश्वर आप इस पर लिखो, आप इस पर लिखो, लिख सकते हो लिखो। राजकिशोर जी बेचारे इतना लिखवाते थे। ये सब के अशोक जी ही मेन कारण थे जे मेरी इतना प्रशंसा कर देते थे। उतना था नहीं लेकिन इतने ये कर देते थे जो लोगों को लगता था जो लिख सकता है। कोशिश मैं करता था ईमानदारी पूर्वक जो मैं लिखूं। मैं ये मानता हूँ लेखन के बारे में, जो मैं हूँ, जो मैं जानता हूँ वही लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो। इस पर अशोक जी से मेरी बहस भी होती थी, प्रबोध जी से भी एक बार हुई। अच्छा प्रबोध जी ये बताइए, जो व्यक्ति होता नहीं है, अच्छी अच्छी बातें लिखता है और अपने दुर्गुणों को नहीं लिखता है, तो ये क्या लेखन होता है? बोला नहीं, उनके निजी जीवन में का होता है, उससे थोड़ा सा उतना देखेंगे तब लिख नहीं पाएंगे। तो उनको लेखन को आप देखिए, उतने निजी जीवन को। हमने जब व्यक्ति क्या निजी जीवन और लेखन क्या अलग अलग है? मैं तो नहीं मानता हूँ, जो रहेगा वही तो लिखेगा। तो बोलते ये बात आपकी ठीक है, प्रभु जी कहते थे ये आपकी बात ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है। तो निजी जीवन से बचिए और इनके लेखन से आकर्षित होइए, उसको पढ़ के थोड़ा सा ये होइए, ठीक है। तो इस तरह से मुझे समझाते रहते थे, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता जो मैं ये आदमी ऐसा है और लिखता ऐसा है। क्योंकि आज के कई लोगों को, कई लेखक को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, जो होता कुछ है लिखते कुछ है। तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मुझे लगता रहता है, जो इतना दुष्ट आदमी है इस तरह का अच्छी अच्छी बातें लिख करके कैसे होता है। तो कभी कभी मुझे भ्रम भी होता है। और ऐसे लेखन को पता नहीं, उसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, भले ही कितना अच्छा क्यों नहीं लिखता हो, उनकी प्रशंसा क्यों नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूँ ये इतना नीच है, अच्छा नहीं है, तो मुझे उनका लेखन कभी भी आकर्षित नहीं करता, चाहे वो कुछ भी लिखे, कितना भी महान हो जाए। और हमारे साथ शुरू से ही शर्मिला जालान जी भी जुड़ी हुई है, उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है। बालेश्वर जी, आप 2 दशक पुराने दिनों में ले गए, शुक्रिया। तो मित्रों, एक बेहद अच्छी चर्चा रही धन्यवाद। जी। आज की शाम खास रही और इस तरह से हम कुछ
भावपरक बातचीत यहाँ बालेश्वर जी के साथ कर सके। लम्हे के विशेषांक की चर्चा लगातार हो रही है और होनी ही चाहिए, क्योंकि वह जिस मेहनत से निकाली गई है हम सभी उसके गवाह हैं। और मैंने भी कुछ एक कविताएं प्रबोध कुमार जी पर केंद्रित वहां लिखी थी। आज मैं सोचता हूं जाते जाते 2 कविताएं अपनी रखता चलूं प्रबोध कुमार जी पर जो केंद्रित कुछ कविताएं हैं। बालेश्वर जी, एक पढ़ता हूं। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ। जी, यथा नामे, यथा नामे। स्वयं स्वयं जागृत होना मात्र नहीं, स्वयं स्वयं जागृत होना मात्र नहीं, औरों को जागृत रखना है प्रबोध होना। जो आपके आपके ही भाव, शायद आपके या देवी हालदार के ही, आप जैसे लोगों की ही आत्मा में प्रवेश कर शायद ये अभिव्यक्ति निकली होगी। स्वयं जागृत होना मात्र नहीं, औरों को जागृत रखना है प्रबोध होना। स्वयं सचेत होना मात्र नहीं, औरों को सचेत रखना है प्रबोध होना। 1 मिनट रुकिएगा, वो पीछे चली जाती है सामग्री। जी हाँ, सुनाता हूं। स्वयं सचेत होना मात्र नहीं, औरों को सचेत रखना है प्रबोध होना। सत्यशील प्रयोगों के बीच स्वयं जीना नहीं, बल्कि औरों को भी उनसे एकमेव रखना है प्रबोध होना। ये जो यथा नामे जो हमने शीर्षक रखा, अपने नाम को भी उन्होंने सार्थक किया। एक और छोटी सी कई कविताएं इस पे है, आप पढ़िएगा, इस अंक में है। एक और छोटी सी कविता पढ़ता हूं, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। एक और कविता है इसी क्रम में, उजाले का अवतरण। उजाले का अवतरण। जी, उजाले का अवतरण। जी। किसी की हैसियत पूछे न पूछे, किसी का हाल वह जरूर पूछता था। और देखिए बालेश्वर जी गवाह है इस बात की। इसलिए भी मुझे आज यह कहीं न कहीं लोभ हुआ कि अपनी इन कविताओं को सुनाऊं, क्योंकि मैं बच ही रहा था। स्वयं अपनी कविताओं को सुनाना शायद कुछ ठीक भी नहीं, लेकिन जब आप नहीं, सही है, बहुत सुंदर, सही बात है। उनके माने चरित्र के अनुरूप कविता आपने गढ़ा है और बहुत अच्छा है। सही जी, शुक्रिया। किसी की हैसियत पूछे न पूछे, किसी का हाल वह जरूर पूछता था। नहीं था वह कोई समाज सुधारक, नहीं था वह कोई समाज सुधारक, मगर आस पास को भर दिया करता था अपने स्नेह की रोशनी से। बिल्कुल। अपेक्षित कुछ कार्य जो उसके वश में होते, वह उन्हें अवश्य करता। खोज खबर लेने से लेकर किसी के जीवन के लिए कुछ करने तक के उसके सहज धर्मी स्वाभाविक उद्यम से लिपटकर, खोज खबर लेने से लेकर किसी के जीवन के लिए कुछ करने तक के उसके सहज धर्मी स्वाभाविक उद्यम से लिपटकर घटित हुए चमत्कार कई, बेहतरीन परिवर्तन हुए। उजाले की नई दुनिया अंधेरे के गर्भ से अवतरित हुई। उजाले की नई दुनिया अंधेरे के गर्भ से अवतरित। बहुत बहुत शुक्रिया बालेश्वर जी, अच्छा लगा। मित्रों, प्रबोध कुमार जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम फिर मिलते हैं और उनके स्वभाव, उनकी शख्सियत के कुछ दूसरे पक्षों से अवगत होते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।